वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस की। सेल का न्यूक्लियस देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके फंक्शन देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो न्यूक्लियस शुरू करते हैं, देखते हैं स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का क्या है। सबसे पहले देखो, न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी हुई थी वो किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, हमें पता है ये। दूसरी चीज़, जो न्यूक्लियस होता है उसको हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं, और हम इसको बोल सकते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो हम कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस को क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस जो है वो सेल की सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। जितनी भी उसकी एक्टिविटीज़ हैं सेल की, उनको कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। जैसे हम हैं, हमारे अपनी गतिविधियों को, हमारे अपनी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। ठीक है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो उसी तरह से न्यूक्लियस, सेल की एक्टिविटीज़ को कौन कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस। तो इसलिए सेल के न्यूक्लियस को उसका ब्रेन कहा जाता है, या फिर उसका कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, कि वहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं। फिर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये जितनी भी सेल्स हैं, जितनी भी यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक है, सारी सेल्स में ये न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, सारी यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होता है। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसमें देखो जो ये कैसे सराउंडेड है? एक डबल मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन डबल दिख रही है, ठीक है। तो इसको हमने क्या कहा? न्यूक्लियर एनवेलप। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है। तो मेम्ब्रेन क्या है? सराउंडेड है। किससे सराउंडेड है? डबल मेम्ब्रेन से, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो पोर्स इसमें प्रेजेंट है। ये जो पोर्स आपको दिख रहे होंगे, ये पोर्स क्या है? ये पोर्स है न्यूक्लियर पोर। इनको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। अब जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ये क्या करता है? ये जो साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसके बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म है। सेल का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है, ये सेल हो गई, सपोज ये न्यूक्लियस हो गया इसका, ये न्यूक्लियस है, ये है सेल मेम्ब्रेन आपकी। तो ये क्या है? ये आपका साइटोप्लाज्म है सारा। तो ये जो साइटोप्लाज्म है, उससे और न्यूक्लियस के कंटेंट को ये सेपरेट करता है, ठीक है। तो ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस के कंटेंट को और साइटोप्लाज्म को। फिर आते हैं हम, जो इसके सेंटर में पार्ट है, ये न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या है? ये एक थिक फ्लूइड होता है, ठीक है। इस थिक फ्लूइड में क्या आपका? क्रोमेटिन मटेरियल है, और इसको बोलते क्या है हम? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, दिस इज द थिक मटेरियल, थिक फ्लूइड, और उसके अंदर क्रोमेटिन मटेरियल है। और ये जो सेंटर में दिख रहा है आपको, ये न्यूक्लियोलस है। यहाँ पर क्या होता है? राइबोसोम की सिंथेसिस होती है। तो ये जो राइबोसोम्स हैं, इनकी सिंथेसिस कहाँ पर हो रही है? न्यूक्लियोलस के अंदर। तो इस पार्ट को हमने बोला न्यूक्लियोलस। तो इस तरह से ये मैंने कंप्लीट बता दिया इसका स्ट्रक्चर आपको। ये न्यूक्लियर एनवेलप या डबल मेम्ब्रेन आप कह सकते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह सकते हो, उससे सराउंडेड होता है। फिर इसके अंदर पोर्स होते हैं। पोर्स क्यों होते हैं? क्योंकि देखो, जैसे राइबोसोम ही है, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकते साइटोप्लाज्म में, तो उन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। इन पोर्स के थ्रू मटेरियल बाहर से अंदर भी आ सकते हैं और अंदर से बाहर भी जा सकते हैं। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके थ्रू जा सकते हैं। फिर इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म में ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है? ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है। क्रोमेटिन मटेरियल मतलब एक एंटेंगल्ड मास होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपने एक धागा लिया और एक लंबा सा धागा आपने खोल लिया और उसको ऐसे ही डाल दिया, तो क्या होगा? वो उलझ जाएगा पड़े हुए इस तरह से। तो ये उसी तरह से एक क्रोमेटिन मटेरियल होता है। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या हुआ? आपका एंटेंगल्ड मास हो गया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का, ठीक है। जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, तब तो हम इनको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। बट एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न होता है, उस समय ये किस में चेंज हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ये क्या है आपका? क्रोमोसोम है। तो जो क्रोमेटिन मटेरियल है,
वो क्रोमोसोम में कब चेंज हो जाता है? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीज़न, जब सेल डिवीज़न होगा तो ये क्रोमोसोम बन जाता है, ठीक है। और बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये जो क्रोमोसोम में जो ऊपर आप देख रहे हो ये स्ट्रैंड्स होते हैं इसके, तो ये जो ऊपर वाला है या जो इस तरह से ये जो स्ट्रैंड्स निकले हुए इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स, ठीक है। और ये जो सेंट्रल पार्ट होते हैं इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमेयर, राइट। और ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 इन नंबर, जिनमें 22 पेयर होते हैं आपके ऑटोसोम्स के और 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का। तो इस तरह से डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं इस क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होता है, डीएनए के, ये एक्चुअली क्रोमोसोम किससे मिलके बना होता है? ये डीएनए से बना होता है। तो इसमें इस तरह से ये डीएनए होता है, ये डीएनए इस तरह से होता है। यदि आप वैसे देखोगे डीएनए को स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो ये क्या हुआ? डीएनए है। तो डीएनए से ही क्रोमोसोम बनता है, राइट। और डीएनए का सेगमेंट जो होता है उसको हम जीन कहते हैं। जो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं ना, तो जैसे स्ट्रैंड्स जो होते हैं इसके, एक स्ट्रैंड को क्या कहेंगे हम? जीन। तो सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए में हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो डीएनए ट्रांसफर करता है सारी इंफॉर्मेशंस को, ठीक है। तो और जो जीन होते हैं वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। और डीएनए रेप्लिकेट करता है। डीएनए यदि आप देखो तो डीएनए जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है विद द पेरेंट डीएनए, राइट। अब हम करते हैं बात, यदि हम साइज़ की बात करें तो डीएनए छोटा होता है ऑब्वियसली साइज़ में, देन दैट ऑफ द डीएनए, सॉरी जीन्स छोटा होता है देन दैट ऑफ अ डीएनए। और यदि कॉइल्ड डीएनए देखें तो उससे क्रोमोसोम से छोटा होगा, लेकिन यदि हम वैसे डीएनए देखें तो वो क्रोमोसोम्स के साइज़ से बड़ा होता है। ये सब काफ़ी डिटेल में है, आगे पढ़ोगे आप। अब एक बार इसका स्ट्रक्चर फिर से देख लो। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप कहलाता है। और न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर क्या होता है? पोर्स होते हैं, ये न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं। फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म में आपका ये क्रोमेटिन मटेरियल होता है। फिर यहाँ पर ये क्या है? राइबोसोम्स होते हैं। कहाँ पर होते हैं? सिंथेसिस होती है राइबोसोम्स की, कहाँ पर? न्यूक्लियोलस के अंदर। और ये राइबोसोम आपको पता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में इनका फंक्शन होता है, यही प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। कहाँ करते हैं? साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए राइबोसोम की सिंथेसिस तो न्यूक्लियोलस में हो रही है, फिर ये यहाँ से जाएगा साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पर साइटोप्लाज्म की सिंथेसिस होगी, सॉरी साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस होगी। तो साइटोप्लाज्म से में प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, किसके द्वारा होती है? राइबोसोम करता है। और राइबोसोम खुद कहाँ पर सिंथेसाइज हो रहा है? न्यूक्लियोलस के अंदर। आई होप समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं एक बार। इट कंट्रोल्स द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल, ठीक है। जो सेल का हेरिडिटरी मटेरियल होता है उसको कौन कंटेन करता है? डीएनए, ठीक है। जितना भी जो इन्फॉर्मेशन है सब कौन कंटेन कर रहा है? डीएनए। और ये जितनी भी सेलुलर प्रोसेसेस होती हैं, सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो, चाहे ऑफ सेल डिवीज़न, या फिर ग्रोथ हो, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो, सबको कौन रेगुलेट करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है उसको कोऑर्डिनेट करने के? न्यूक्लियस। क्योंकि देखो ये सेलुलर जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जैसे मैंने बताया, साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर भी राइबोसोम्स होते हैं। और वो राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? आपके प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं। और खुद प्रोटीन राइबोसोम कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियोलस में। तो इस तरह से न्यूक्लियस जो है वो इन सब एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करता है, सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो ये सारे इसके फंक्शंस हो गए। और एक बार समझ सकते हो अच्छे से कि हाँ न्यूक्लियस एक स्मॉल पार्ट है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना कि ये अदर जो सेल ऑर्गेनील हैं उनसे इसका साइज़ बड़ा होता है। तो हमने देख लिया इसका डिस्कवरी 1831 में हुई थी। ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है, सारी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।